पीएम मोदी ने कहा 9 वर्ष की राजनीतिक स्थिरता से देश में हुए कई सुधार और प्रगति को मिली नई रफ्तार। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धियों को सराहा। कहा आज वैश्विक चुनौतियों के हल का हिस्सा बन रहा है भारत। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी शेरपा बैठक का आज होगा आगाज। बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष होंगे शामिल। दिल्ली में आज भी G20 शिखर सम्मेलन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना कार्य किया पूरा। रोवर को सुरक्षित जगह पर पार्क कर स्लिप मोड में किया गया सेट। आदित्य L1 भी ठीक तरह से कर रहा है काम। ओडिशा में भारी बारिश का कहर, बिजली गिरने से कम 10 लोगों की मौत। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में तेज बारिश का अनुमान। इजरायल में न्यायिक बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लगातार 35वें हफ्ते में भी हजारों की संख्या में जुटे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी। और भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता हॉकी 5S एशिया कप का खिताब। इस जीत के साथ भारत ने 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई। प्रधानमंत्री ने दी हॉकी टीम को बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे G20 की। G20 में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां नूह में आज G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक का आगाज होगा। इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। इस बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक के लिए फाइनल एजेंडा भी तैयार करेंगे। 5 सितंबर को राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होंगे। वहीं दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जारी तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जहां सम्मेलन के दौरान मेहमानों और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस आज भी राजधानी के कई क्षेत्रों में फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही है। इस वजह से कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध भी लागू है। 3 चरणों में फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, जहां सबसे पहले सुबह 8 बजे से 9 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक की गई। अंतिम चरण में शाम 4 बजे तक रिहर्सल होगी। दिल्ली में आने जाने के लिए पुलिस ने यात्रियों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में भी परिवर्तन किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 37 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 64 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या फिर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इनमें से कुछ मेरे दिल के बेहद करीब हैं।
पीएम ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। इसके बाद पीएम ने कहा कि G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। 1 दशक से भी कम समय में 5 पायदान की छलांग लगाने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुधाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है उससे ठीक पहले पीटीआई से एक खास बातचीत की है और इस बातचीत में 2047 तक का एक तरह से देखा जाए तो पूरा रोड मैप का जिक्र पीएम ने किया है। बिल्कुल कृतिका, और देखिए किस तरह से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में पूरे साल जिस तरह से G20 की बैठकों को स्टीयर किया है, कई नए सब्जेक्ट्स खास तौर से महिला सशक्तिकरण को लेकर, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, पूरी दुनिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित किया जा सकता है, उसको लेकर कई नए सब्जेक्ट्स को, तो एक तरह से भारत जिस तरह का गाइडेंस G20 को दे रहा है उसकी बात पीएम मोदी ने रखी। और उन्होंने कहा कि जो भारत का एक जो विजन है, भारत के जो शब्द हैं आज, वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है, वो एक तरह से दुनिया के भविष्य का रोड मैप है। हम जानते हैं कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर भारत की तरफ से ये स्लोगन रखा गया है और उसी के इर्द गिर्द उन्होंने तमाम तरह की बातें की, किस तरह से भारत को आज विकसित राष्ट्र के रास्ते पर भारत आगे बढ़ रहा है। आज किस तरह से भारत जो तमाम चीजें दुनिया किस निगाह से भारत को देख रही है, एस्पिरेशनल माइंडसेट की उन्होंने बात की। आज 100 करोड़ अगर एस्पिरेशनल माइंडसेट है तो 200 करोड़ स्किल्ड हैंड भी है भारत के पास, उसकी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उन्होंने बताया भी कि किस तरह से बीते 8-9 वर्षों में भारत ने दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, उसकी बात पीएम मोदी ने की। कई अहम और भी पहलुओं का कृतिका, जो साइबर वर्ल्ड के जो खतरे हैं उसकी प्रधानमंत्री ने बात की, आतंकवाद के जो खतरे हैं उसकी उन्होंने बात की। अफ्रीका, हम जानते हैं कि भारत ने G20 के देशों से आग्रह किया कि अफ्रीका यूनियन को जो है G20 की सदस्यता या उसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो उसके उन्होंने बात की। हम जानते हैं कि पीएम मोदी को एक तरह से ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है, तमाम देश ये बात कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, और उन्होंने इस बात को फिर से इस इंटरव्यू में भी प्रमुखता से रखा है कि जहां इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर उनको G20 में रखा जाता है तो उनको सुने बगैर एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसको प्लान नहीं किया जा सकता है। और पीएम मोदी ने इस बात को भी साफ किया कि G20 की अध्यक्षता में भारत ने जो वसुधैव कुटुंबकम का थीम चुना है, और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये भारत की संस्कृति है, भारत ने इसको जिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू और बहुत अहम पहलुओं को पर, चाहे यूक्रेन की बात हो या फिर G20 की बैठक, हम जानते हैं श्रीनगर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और देश के हर हिस्से में हुई है, तो उसको लेकर चीन पाकिस्तान की आपत्तियों को भी उन्होंने सिरे से बिल्कुल खारिज किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में बात की है। कृतिका जी, सुधाकर, देखा जाए तो भविष्य में आगे किस तरीके से रोड मैप रहेगा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि आगे आने वाले समय में हम टॉप 3 की अर्थव्यवस्था बनकर ही रहेंगे, उसके बारे में बात की पीएम ने। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलना बड़ी बात है। दुनिया का नजरिया
भारत को लेकर बदल रहा है। जी। और देखिए भारत ने जो बात भारत कह रहा है आज कि जो हमारा विकास है जीडीपी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, मानव केंद्रित होना चाहिए। और उसमें आज पूरी दुनिया भारत की बहुत बड़ी भूमिका देख रही है। आपने भी जिक्र किया सबका साथ सबका विकास। आज ये विश्व कल्याण के लिए एक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो सकता है, मार्गदर्शक साबित हो सकता है। तो इन तमाम पहलुओं का जिक्र किया। और आप देखिए कृतिका, पूरे हाल फिलहाल में जो G20 की बैठक हुई है, खासतौर से पीएम और मोदी के निर्देश पर भारत इस अप्रोच को लेकर आगे बढ़ा है कि किस तरह से एक पॉजिटिव आउटकम इन बैठकों से निकले। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं के सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो, ग्लोबल साउथ की बात हो, क्लाइमेट की बात हो, इन तमाम विषयों पर उन्होंने कहा कि जो उम्मीद भी जताई कि जो आउटकम निकलने वाला है वो उनमें कई विषय ऐसे हैं जो उनके दिल के करीब है। हम जानते हैं कि पर्यावरण जैसे विषयों पर भारत ने किस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। किस तरह से स्वास्थ्य जैसे विषय पर कोविड काल का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है। जब जो साधन संपन्न देश भी अपना वैक्सीन बचा रहे थे, किस तरह से भारत ने 100 से भी ज्यादा देश को वैक्सीन दिया, 150 से भी ज्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाई। तो आज मुसीबत के समय दुनिया भारत की तरफ देखती है। आज जब चुनौतियां आती है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है। आज कहीं संघर्ष हो रहा है तो दुनिया भारत के एक तरह से राय लेना चाहता है। भारत की मध्यस्थता की एक तरह से दुनिया की तरफ से मांग होती है। और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को देखने का जो नजरिया बदला है, आज जो G20 में जो कुछ दिख रहा है, तो वो उस तमाम चीजें उसको एक तरह से पीटीआई के इंटरव्यू में पीएम मोदी की तरफ से रिफ्लेक्ट किया गया है। जी सुधाकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में देश में काफी प्रगति हुई है, देश लगातार तरक्की कर रहा है, फिर चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों की बात हो, विकास की बात हो या फिर पर्यावरण की बात हो, हर क्षेत्र में पूरी दुनिया जो है वो भारत को उम्मीदों की नजर से देखती है। तो ऐसे में ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत जो है वो एक विकसित देश बन जाएगा, जहां पर सांप्रदायिकता की जगह नहीं होगी, भ्रष्टाचार की जगह नहीं होगी, जातिवाद नहीं होगा। बिल्कुल। और उन्होंने इसमें साथ में कृतिका ये भी जोड़ा कि आप 2047 का विकसित राष्ट्र क्यों बनेगा, उसकी उन्होंने वजह भी एक तरह से बताई। आज जिस तरह की राजनीतिक स्थिरता भारत में देखने को मिल रहा है, जिस तरह के रिफॉर्म्स भारत में हुए हैं, जिस तरह के ग्रोथ के पाथ पर भारत लगातार बढ़ रहा है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जिस तरह से भारत है, तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया। हालांकि उन्होंने जो राजनीतिक जो बहस आजकल चल रही है, जो आज एक तरह से कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि गैर जिम्मेदार फाइनेंशियल पॉलिसीज, अगर उसको कहें वित्तीय नीतियां जो है उसकी बात, या एक तरह से पॉपुलिज्म, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए आप तमाम तरह के वायदे तो कर देते हैं, लेकिन उसको आप धरातल पर नहीं उतार पाते हैं, उसका जो सामाजिक फायदा है वो दिला नहीं पाते हैं। तो उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने बिना लाग लपेट के बहुत ही साफगोई से किया। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डाइवर्सिटी है, और उसमें उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डेवलपमेंट भी जोड़ा है, विकास जोड़ा है। तो आज इस 4D के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बदलाव की भी बात की। हम जानते हैं कि पुरजोर तरीके से दुनिया के विभिन्न मंचों पर पीएम मोदी इस बात को रखते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो दुनिया की जो बदलती हुई वास्तविकताएं हैं उसका प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं करते हैं, तो उनको भी अपने प्रायोरिटीज को देखने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि वहाँ पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो। आज दुनिया की जो आवाज है उसका उन्होंने कहा कि यूएन में रिफॉर्म्स की बात की प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के सोच के साथ 21वीं सदी की दुनिया का संचालन नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने जो हमारा लक्ष्य है इंडिया का 2070 तक नेट जीरो टारगेट है एमिशन को लेकर, उसकी बात की। हम जानते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन में भारत किस तरह से एक बड़े बदलाव कर रहा है, एक तरह से
दुनिया की चाहे 40% से ज्यादा जो गैर जीवाश्म ऊर्जा से, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से हमारा जो एनर्जी मिक्स वो आ रहा है, उसको समय से पहले हासिल करना, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसी चीजें आज जब जिसको हम 2022 जून का टारगेट था, उसको सब समय से पहले हमने एक तरह से पूरा किया। लेकिन उन्हें ये जरूर इस बात को कहा कि जो वन साइज फिट्स ऑल, ये इस मानसिकता से काम नहीं चलेगा अगर क्लाइमेट चेंज से निपटना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनका सारा विकसित देशों की ओर रहा बिल्कुल होगा। विकसित देशों की तरफ सुधाकर इशारा तो है ही, लेकिन साथ ही वो इस बात पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा देश जो भारत है वो वैश्विक चुनौतियों का हल निकालने में भी लगातार जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम हमारे साथ बातचीत और जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के सौर मिशन आदित्य L1 की ताजा स्थिति के बारे में इसरो की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी गई है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर बात करते हुए लिखा है कि आदित्य L1 उपग्रह अच्छी हालात में है और ठीक से काम कर रहा है। इसरो ने आगे कहा कि आदित्य L1 को बेंगलुरु स्थित ISTRAC से पृथ्वी की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। आदित्य L1 फिलहाल पृथ्वी के नए ऑर्बिट 245x22459 किलोमीटर में है। इसरो ने आगे कहा कि 5 सितंबर को लगभग 3 बजे आदित्य L1 को पृथ्वी की अगली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर सोमवार से 10 दिन तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लिए जा सकेंगे। ये सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक है। 1 दिन की मान्यता वाला कार्ड 200 रुपए का है और 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपए का मिलेगा। इसमें 50 रुपए की सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है जो कार्ड वापसी पर आपको लौटा दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा, गुवाहाटी और केरल उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के परामर्श पर है। इनमें शिवो शंकर मिश्रा और आनंद चंद्र बेहरा को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं बुदी हाबुंग को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई, जबकि न्यायमूर्ति CS सुधा को केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति मिली है। स्वीडन के 11 सदस्यों का संसदीय प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला में तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 63वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। स्वीडिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की और शांति संदेश के प्रसार पर जोर दिया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने इसे पूरी तरह मिटाने की बात कही। उदयनिधि स्टालिन ने कि इस बयान की निंदा भी की जा रही है। भाजपा के कई नेताओं ने भी स्टालिन के इस बयान को निंदनीय बताया है। अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। INDIA UPA का जो कोलिशन है, इनमें जो डाइनस है,
इनका एक तरह से कॉमन रवैया है कि हिंदू लोग फेथ को, सनातन धर्म को इंसल्ट करते रहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इस ऐसे गाली गलौज से उनको अपीजमेंट के पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी के वोट्स मिल जाएंगे। ये आज सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और मलेरिया और डेंगू की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में कोई डिजीज रहा है पिछले 75 साल में, एक सबसे मूल महत्वपूर्ण डिजीज अगर रहा है, हमारे डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। सनातन धर्म की तुलना कुछ बीमारियों से करना, सनातन धर्म के खात्मे की बात करना, मतलब एक प्रकार से 80% भारतीय लोग जिस धर्म में आस्था रखते हैं उनको नस्तनाबूद करने की बात करना, ये केवल डीएमके का बयान नहीं है, बल्कि ये पूरे गठबंधन का बयान है। ये पूरे गठबंधन की सोच है, ये पूरे घमंडिया अलायंस की सोच है। ऐसा लगता है कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदुओं को सनातन धर्म को दो गाली, ये इनके मुंबई की मीटिंग में शायद तय हुआ होगा। Eradication of a particular culture, if I can equate some other word to it, it's called genocide. That is what Hitler did for Jews, and that is the level to which a sitting minister of Tamil Nadu government speaks it. So not only Hindu religion who are practicing, every person in India, all the 142 crore people of India should condemn it. Opposing is something different. Political ideology you can oppose, that's okay. You oppose, somebody will give another alternate ideology, that's okay. It's up to the people to accept it. Now you believe, since you have the power in hand and you are brazen enough to say we want to eradicate, it only shows what is the level of mindset they have. और बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आके रुक करते हैं। केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की है। क्या है ये पूरी योजना? हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल से। आपको सुनाते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार एक नई पहल हुई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। क्या है ये पूरी पहल, इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय कुमार अग्रवाल, जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज ऑन कस्टम के। सर, ये जो पूरी पहल है जीएसटी को लेकर, क्या है ये पूरी पहल? ये मेरा बिल मेरा अधिकार की स्कीम सरकार इसलिए लेके आई है ताकि जब कस्टमर किसी भी दुकान से अपना सामान खरीदता है तो वो अपने बिल के लिए इंसिस्ट करे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई बार दुकानदारी पूछ लेता है आपको बिल चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो कह देता है मुझे बिल नहीं चाहिए। लेकिन ये स्कीम सरकार इसलिए लेके आई है ताकि कस्टमर इस बात के लिए इंसिस्ट करे कि वो उसको बिल चाहिए, और इस बिल को द्वारा वो एक लकी ड्रॉ स्कीम में शामिल हो जाता है। जैसे ही वो इस बिल को एक ऐप के द्वारा अपलोड करता है, और इसमें बहुत ही लुभावने प्राइजेज रखे गए हैं। ये स्कीम 1 साल के लिए है। अभी ये पायलट बेसिस में 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में लागू की गई है। अगर अर्हताएं पूछें, योग्यताएं पूछें, तो क्या क्या करना होगा उपभोक्ता को इस लकी ड्रा में शामिल होने योग्य बनने के लिए, उस अर्हता के लिए? इसमें इसके जो स्कीम के मुख्य पहलू हैं, उसमें सबसे पहलू ये है कि जिस दुकान से उसने बिल लिया है वो दुकान अपना जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जीएसटी का टैक्स पेयर होनी चाहिए। इसके अलावा बिल की मिनिमम वैल्यू 200 रुपये है रखी गई है, और जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, वो मैक्सिमम 25 बिल 1 महीने में अपलोड कर सकता है। और इस स्कीम में शामिल होने के लिए उस बिल को ऐप के द्वारा, जो कि iOS प्लेटफॉर्म पर भी है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भी है, और वेबसाइट के द्वारा भी वो इस बिल को अपलोड कर सकता है। ऐप का नाम क्या है सर, जिस पे वो जाए और अपलोड करे? ऐप का नाम मेरा बिल मेरा अधिकारी है, और ये ऐप आराम से अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके वो अपने बिल्स अपलोड कर सकते हैं और इस लकी ड्रॉ में शामिल होने के हकदार बन जाते हैं। आपने कहा कि 1 महीने में 25 बिल, न्यूनतम कितने बिल अपलोड होने पर शामिल हो जाएगा इस स्कीम में? इसमें न्यूनतम बिलों के ऊपर कोई सीमा नहीं रखी गई है। एक भी कोई बिल अपना अपलोड करता है तो वो भी उसमें स्कीम में, इस लकी ड्रॉ स्कीम में शामिल हो जाता है। बहुत धन्यवाद संजय कुमार अग्रवाल,
बता रहे थे कि किस तरह से मेरा बिल मेरा अधिकार एक अभियान शुरू हुआ है पायलट बेसिस पर, जिसमें लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और सबसे बड़ा जो इनाम है वो उपभोक्ताओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक है। करना यह होगा कि आपको अपना जीएसटी बिल, जो उपभोक्ता जीएसटी जब कोई सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं, उसे मेरा बिल मेरा अधिकार पर अपलोड करना होगा। कम से कम 200 रुपए का बिल होना चाहिए। कैमरामैन शारदा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को हल्के बुखार के लक्षणों के साथ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है। फिलहाल वहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सोनिया गांधी को शनिवार शाम को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान के पास एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। ये ट्रेन पलवल से नई दिल्ली की ओर जा रही थी कि अचानक ईएमयू सवारी गाड़ी के कोच के पहिए पटरी से उतर गए। हालांकि इसमें किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है और जल्द ही इस ट्रैक पर आवागमन भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम ने 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दी। ओमान में खेले गए पहले 5S एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया। भारतीय हॉकी धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रही है। भारतीय युवा खिलाड़ी ध्यानचंद की इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर से हॉकी में भारत का दबदबा कायम करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय हॉकी टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ओमान में खेले गए पहले 5S एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चैलेंज शूटआउट में 2-0 से हराया। निर्धारित समय में दोनों टीमों ने 4-4 गोल किए, जिसके बाद मैच का फैसला चैलेंज शूटआउट से हुआ और भारत ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारतीय टीम ने ओमान में 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत के लिए निर्धारित समय में मोहम्मद राहिल ने 2 गोल किए, जबकि जुगराज सिंह और मनिंदर सिंह ने 1-1 गोल किए। गुरजोत सिंह और मनिंदर सिंह ने शूट आउट में भारत के लिए गोल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हॉकी 5S एशिया कप में चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम को अभूतपूर्व जीत पर बधाई। यह हमारे खिलाड़ियों के अटूट समर्पण का प्रमाण है। इस जीत के साथ हमने अगले साल ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप में भी अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। हमारे खिलाड़ियों का धैर्य और दृढ़ संकल्प हमारे देश को प्रेरित करता रहता है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी में भारत की इस शानदार जीत पर टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दूसरे हाफ में 2-4 से पिछड़ने से लेकर शूट आउट में हॉकी 5S एशिया कप का फाइनल 2-0 से जीतने और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने तक यह हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के धैर्य और जुनून के बारे में बहुत कुछ बताता है। अद्भुत प्रदर्शन और ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप में अपनी जगह बनाने के लिए मेन इन ब्लू को बधाई। टीम को मेरी शुभकामनाएं। गौरतलब है कि हॉकी 5S पारंपरिक फील्ड हॉकी का छोटा और तेज फॉर्मेट है, जहां प्रत्येक टीम 5 खिलाड़ियों के साथ खेलती है। हॉकी 5S का कोर्ट एक नियमित हॉकी मैदान के आकार का लगभग आधा होता है। हालांकि इस खेल के मैदान का आकार अलग अलग प्रतियोगिताओं में थोड़ा अलग हो सकता है। हॉकी 5S में पेनाल्टी कॉर्नर उपलब्ध नहीं होता, बल्कि इसमें एक चैलेंज होता है। चैलेंज के दौरान गेंद को क्वार्टर लाइन पर रखा जाता है। जब चैलेंज शुरू होता है तो चैलेंज लेने वाला एक अटैकिंग खिलाड़ी और विरोधी टीम का गोलकीपर ही हाफ में हो सकता है। दोनों टीमों के अन्य सभी खिलाड़ियों को सेंट्रल लाइन के पार मैदान के दूसरे भाग में खड़ा होना होता है। एक हॉकी 5S का मैच 20 मिनट तक चलता है, जो प्रत्येक 10 मिनट के 2 हिस्सों में विभाजित होता है। दोनों हाफ के बीच 2 मिनट का छोटा ब्रेक होता है। यदि दोनों टीमें निर्धारित समय के अंत में बराबरी पर हैं, तो मैच ड्रॉ में खत्म होता है या फिर एक चैलेंज शूटआउट के द्वारा मैच का फैसला किया जाता है। इस दौरान दोनों टीमें बारी बारी से टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार शूट आउट करती हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।